नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, कल की जो क्लास हुई थी जिसमें हम लोग जो है मुग़ल शैली के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने जहांगीर तक जहांगीर स्टार्टिंग हो गया था, यानी अकबर तक का डाटा पढ़ा था। आज हम लोग जहांगीर से स्टार्ट करेंगे। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में भी आज देख लेते हैं। यानी कुल मिला के सुपर फास्ट रिवीजन हो जाने वाला है। ईरानी शैली को फारसी शैली कहा जाता है, फिर पारसियन शैली भी आप कहा जाता है। आप जानते हैं ईरानी शैली समरकंद या फिर हेरात में जन्मती। आइए अब सीधे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने देखा होगा ये सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए होंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे उसमें अकबरनामा के बाद अब बात होगी किसकी? जहांगीर की। आप जानते हैं अकबर के काल के बहुत सारे चित्र हैं, अकबर के काल के बहुत सारे स्थापत्य भी हैं। उन्हें आप देखने के बाद जहांगीर के बारे में आ जाइएगा। हम लोग आज की इस क्लास में जहांगीर से स्टार्ट करेंगे। नाम आ चुका है, आप जानते हैं जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का पुत्र होता है। 1605 में गद्दी पे बैठता है, 1627 तक ये शासन करता है। जहांगीर के काल में ही चित्रकला स्वर्ण काल पे पहुंचती है, यानी जहांगीर चित्रकला को थोड़ा सा आगे ले जाने वाला शासक होता है। जहांगीर के काल में बहुत सारे चित्रकार होते हैं। दौलत हों, फारूक बेग हों, महिला चित्रियों में आप जानते हैं कि 3 महिलाओं के नाम आते हैं, साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकैम बानो। उसके साथ हेरम की बेगमों का शबीह तैयार करती हैं तीनों महिलाएं। विचित्र होते हैं, मनोहर होते हैं, नादिर होते हैं, कारिजा होते हैं। ये सब अबुल हसन हैं, मंसूर हैं, विशंदास हैं। ये सब नाम भी जो है जहांगीर के काल में चित्रकारों की लिस्ट में शामिल है। आइए जहांगीर के बारे में पहले देखते हैं। तो जहांगीर, आप जानते हैं कि जहांगीर का नाम ही सलीम होता है और इनका जो जन्म होता है वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है, इसलिए इनका नाम सलीम हो जाता है। कब होता है? 1569 ईस्वी में होता है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या होता है मित्रों? तो सलीम होता है। माता का नाम क्या होता है जहांगीर के? तो जोधाबाई होता है। और जहांगीर 1605 में मुग़ल शासक बन के 1627 ईस्वी तक रहते हैं, जब तक उनका हार्ट अटैक से निधन नहीं हो जाता। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो आप जानते हैं शाहदरा लाहौर में है। नूरजहां ने इसे जो है बनवाया है। मकबरा से क्वेश्चन वो पूछता है तो आपको याद रखना होगा कि बाबर का जो मकबरा है आप जानते हैं पहले आगरा में था, बाद में काबुल में हुआ। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनवाया। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जबकि जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। ऐसे शाहजहां की अगर बात होती है तो ताजमहल आगरा में होगा। औरंगाबाद का जो है औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में होता है। तो मकबरा से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने कहा एक बार सभी को बता दिया जाए। आगे पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तुझ ए जहांगीर। ये जहांगीर नामा के नाम से जानी जाती है। स्वयं जहांगीर ने इसे फारसी भाषा में लिखा है, याद रखना, क्योंकि मुगलों की भाषा फारसी थी, इसलिए फारसी भाषा में लिखी गई। किंतु इसको जो पूर्ण करने का काम रहा है वो मोतमिद खान को रहा है। मोतमिद खान ने जो है जहांगीर नामा को फारसी भाषा में संपूर्ण करने का काम किया, यानी पूर्ण रूप में लिखने का कार्य किया। जहांगीर अबू समद के पुत्र शरीफ का जो है मदरसा सहपाठी रहा है। तो सलीम जो है शरीफ का सहपाठी रहा है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? तो जहांगीर के काल का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है कि मुगलिया चित्रकला इसके काल में स्वर्ण काल पे पहुंचती है। और आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि जहांगीर। मित्रों, जब जहांगीर की बात हो तो जहांगीर की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के 14 वर्षों में बनके तैयार होती हैं। इसकी पहली प्रति जो है शाहजहां को जहांगीर ने अपने लेखों सहित जो है भेंट की थी। तो पहली प्रति जहांगीर वाली है और जहांगीर ने अपने लेखों सहित इसे भेंट की है। जहांगीर कालीन चित्रकार की बात करते हैं तो हम नाम बताते हैं कि बहुत सारे चित्रकार हैं, बहुत सारे चित्रकार हैं जहांगीर के काल में। अबुल हसन का नाम हो, मंसूर का नाम हो, विशंदास का नाम हो, मनोहर का नाम हो, नादिर का नाम हो, कारिजा का नाम हो, ये सब जो है सैफा बानो, नादिरा बानो, रुकैम बानो का नाम हो, सब के सब जो है बढ़िया चितेरी होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहांगीर कालीन चित्रकार की बात हो तो अबुल हसन का नाम लीजिएगा। अबुल हसन जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था। अबुल हसन मुगल शैली का भी सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। अबुल हसन के पिता का नाम कारिजा होता है। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज़ जमा की उपाधि दी। नादिर उज़ जमा की उपाधि किसने दी है? जहांगीर ने दी। जहांगीरनामा ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पे जहांगीर का सिंहासनारोहण चित्र जो है अबुल हसन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो जहांगीरनामा का फ्रंट पेज क्या है? तो आप जानते हैं कि जहांगीर का सिंहासन पे बैठा हुआ दृश्य जो है बनाया गया है जहांगीरनामा में। दृश्य थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए डाटा भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे सीरियसली लेने का अगर प्रभाव करेंगे वो है तो समझ में आ जाएगा।
अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है वर्तमान समय की अगर परिदृश्य की बात करें तो उसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। अबुल हसन ने 13 वर्ष की उम्र में ही अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित एक चित्र है संत जान की सूली पे चढ़ना, इसकी अनुकृतियां वास चित्रण में बहुत अच्छे से बनाई है। आप जानते हैं भारत 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 देश की अगर बात हो तो वास चित्रण का जनक कौन होता है? वास चित्रण मतलब जल रंग वाला, धुलाई वाला। तो धुलाई वाला काम जो है अवनी बाबू ने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन अब उस टाइम भी अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित है संत जान का सूली पे चढ़ना, उसका भी दृश्य अबुल हसन के द्वारा बहुत अच्छे से बनाया जाता है। अबुल हसन की अगर बात होती है तो प्रतीकात्मक चित्रण करने के लिए अन्य चित्रकारों में अग्रणी के रूप में आते हैं, यानी प्रतीक के रूप में चित्र बनाने का जो हुनर था वो जहांगीर के अंदर नहीं, जहांगीर के काल का अबुल हसन जो चितेरा है उसके अंदर बहुत अच्छे से भरा हुआ था। और आगे बात करते हैं तो अबुल हसन का प्रमुख चित्र कौन कौन सा है? जैसे जहांगीर का सपना हो गया, यह चित्र जहांगीर का प्रिय चित्र है, अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है। जहांगीर का सपना, जहांगीर का सिंहासन पे रोहण यानी बैठा हुआ सिंहासन पे है, ऐसा दृश्य किसका है? तो ये भी अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे आगे बात करते हैं तो कहा जाता है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पीली जो है पीली पृष्ठभूमि पे बनाया गया है, ये भी अबुल हसन का बहुत बढ़िया रचना होता है। चिनार के वृक्ष पे गिलहरियाँ, ये खूब पूछा जाता है, क्वेश्चन खूब छपता है, अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है। जहांगीर काल का बढ़िया नमूना है, इंपॉर्टेंट है। शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर, शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर जो रचना है ये भी मित्रों जहांगीर के काल की है, बहुत अच्छे से अबुल हसन ने बनाया है। रोमन सागर का देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर सवार हैं, ऐसा दृश्य किसने बनाया है? तो ये भी दृश्य जो है अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है, और ये भी बहुत अच्छी रचना होती है जहांगीर के काल की। जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, किसने बनाया है? तो आप जानते हैं अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है। जबकि अगला नाम शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर, शाह अब्बास से जो भेंट करते जहांगीर हैं, इनको चित्र किसने बनवाया? तो आप जानते हैं कि अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है और जहांगीर ने बनवाया है। जामनगर का जाम जसा या फिर जामनगर का जाम जासा, ये चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आप जानते हैं मित्रों कि जामनगर का जाम जासा जो बनाया जाता है, ये चित्र भी अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है, जहांगीर के काल का बढ़िया नमूना माना जाता है। और आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर, गरीबी को हटाते हुए जहांगीर, ये रचना किसकी है? ये भी अबुल हसन की है। युवा शाहजहां रचना किसकी है? ये भी जहांगीर के काल का बढ़िया नमूना है, अबुल हसन के द्वारा ही बनाया जाता है। एक चित्र और है शाह शेख दौलत का चित्र, शाह शेख दौलत का चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये भी रचना जो है अबुल हसन के द्वारा बनाई जाती है। मित्रों याद रखना, अबुल हसन जहांगीर के काल का बढ़िया चितेरा माना जाता है। ये तो बात अबुल हसन की हो रही थी। अबुल हसन के पिता खारिजा होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद जहांगीर काल की 3 जो महिला चितेरियाँ रही हैं उनके नाम बहुत अच्छे से दिए गए हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना होगा। पहला नाम साइफा बानो, दूसरा नादिरा बानो, तीसरा रुकैम बानो। ये तीनों महिला चित्रकार हेरम की बेगम का सभी तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। अब तो बात हो गई अबुल हसन की, उसके बाद हम लोग प्रिय चित्रकार मंसूर की बात करेंगे। मंसूर जहांगीर कालीन का श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था, याद रखना। यह मुगल शैली का भी सर्वश्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकार के रूप में जाना जाता है। और आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था। और मंसूर भारतीय मुसलमान था और स्वयं को मंसूर नक्कास कहा करता था, याद रखना। स्वयं को मंसूर नक्कास कौन कहा करता था? उस्ताद मंसूर कहा करते थे। इसने कश्मीर घाटी के जो है 100 से अधिक पुष्पों का अध्ययन किया है, पुष्पों की रचना इसने तैयार की है, तो बहुत अच्छे से चित्रण भी बनाया है। तो मंसूर ने पुष्पों का अध्ययन किसके द्वारा बनाया जाता है? आप जानते हैं कि जो है मंसूर के अगर प्रमुख चित्रों की बात होती है तो खूब पूछा जाता है लाल फूलों का बहार किसने बनाया? उस्ताद मंसूर ने बनाया। चीनी तोता किसने बनाया? उस्ताद मंसूर ने बनाया। तुर्की मुर्गा या फिर टर्की का कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है, किसने बनाया? तो ये भी उस्ताद मंसूर की बहुत अच्छी रचना है। मोरनी की अगर बात हो तो म्यूजियम द लिब्रो संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है, मोरनी रचना भी उस्ताद मंसूर के द्वारा ही बनाया जाता है। और आगे अगर बात करते हैं तो नीलगाय की बात होती है। मेट्रोपोलियम म्यूजियम जो है न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, उसके द्वारा भी बनाया जाता है, मंसूर ने ही बनाया है। जेब्रा की बात हो तब भी मंसूर लगाना, बाज की बात हो तब भी मंसूर लगाना, और साइबेरिया का बिरला सारस की अगर बात होती है तब भी आपको मंसूर का नाम ही लगाना होगा। और जंगली स्ट्रॉबेरीज की अगर बात होती है तो जंगली स्ट्रॉबेरीज भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, उस्ताद मंसूर के द्वारा ही बनाया जाता है, तो यहाँ पर भी आपको मंसूर का नाम याद रखना होगा। आगे बात करते हैं तो पादरी और पक्षी की बात होती है तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, इसकी भी रचना मंसूर के द्वारा ही की जाती है। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा पास करना है, आपने सपना सजोया है 148 फतेह करने का, तो 148 फतेह कराने में ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कारगर साबित दिखाई देंगे। अभी तक बात हम लोगों ने यहाँ तक की अबुल हसन तक की, चिनार बिच की गिलहरी वाले, और मंसूर की जहाँ पे बाज पक्षी और टर्की का पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण कलाकार बिशनदास के बारे में बात करेंगे। बिशनदास की अगर बात होती है मित्रों तो बिशनदास जहांगीर के समय का सभी बनाने का सबसे बढ़िया वाला कलाकार होता है।
1617-18 ईस्वी में जहांगीर ने ईरान के राजा शाह अब्बास के यहाँ से सभी बनाने के लिए भेजा था और उसने शाह अब्बास की सभी बनाई थी। बिशनदास के प्रमुख चित्रों की अगर बात होती है तो शाह अब्बास का सभी बहुत अच्छे से बिशनदास बनाते हैं, उसके साथ नूरजहाँ का सभी बनाते हैं, मुगल श्रेष्ठ का सबसे बढ़िया वाला सभी माना जाता है। भारत कला भवन में रखा हुआ है। भारत कला भवन अगर शब्द जुड़ जाए तो आप याद रखना BHU प्रांगण होता है, BHU प्रांगण यानी वाराणसी वाला। और शेख सूफी संत का चित्र भी भारत कला भवन में संग्रहित है, उसको भी शाह अब्बास के द्वारा बिशनदास के द्वारा बनाया जाता है। बिशनदास एक अच्छे सभी रचनाकार होते हैं। तो ये नाम तो आपके बिशनदास के साथ जुड़ गया। बिशनदास के साथ आप जानते हैं कि अबुल हसन के पिताजी हैं अकारिजा। अकारिजा के बारे में क्यों ना पढ़ा जाए, तो अकारिजा के बारे में भी आप देख लीजिए। अकारिजा के बारे में कहा जाता है यह जो है ईरानी चित्रकार था, अबुल हसन के पिताजी थे। अकारिजा को नकलजी चित्रकार भी कहा जाता है। जहांगीर के समय में इलाहाबाद की चित्रशाला में 2 ग्रंथ चित्रित किए गए। एक तो राजकमर, ये स्टेट चिट्टी बिट्टी संग्रहालय डबलिन में रखा हुआ है। दूसरा जो है अमीर नज्म उद्दानी हसन दहलवी की गज़ल और रुकवैया जो वाल्टर मोर और वाल्टर संग्रहालय में रखा हुआ है, इसको भी जहांगीर के समय चित्रित करवाया गया। यह आगरा की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था और बाद में जो है जहांगीर ने इसे इलाहाबाद चित्रशाला का प्रधान चित्रकार नियुक्त कर दिया। किसे, तो अकारिजा की बात हो रही है, अबुल हसन के पिताजी की बात हो रही है। ठीक है, पहले कहाँ के थे, आगरा के प्रधान चित्रकार थे, उसके बाद जो है इन्हें इलाहाबाद चित्रशाला का प्रधान चित्रकार नियुक्त किया गया। अकारिजा के बारे में कहा जा रहा है। अकारिजा के बाद जो नाम आता है उसमें जहांगीर के प्रमुख चित्रों में मोहम्मद नादिर का नाम आता है। नादिर की अगर बात होती है तो मुख्य रूप से शाहजहाँ कालीन चित्रकार हैं। मोहम्मद नादिर वनस्पति चित्रण में सिद्धहस्त थे, यानी वनस्पति चित्रण बहुत अच्छे से करते थे। मोहम्मद नादिर ने शाह कलम को भी चित्र बनाया है। प्रमुख चित्रों की बात करते हैं, नरगिस का पुष्प बहुत अच्छा है, प्रिंस वेल्थ ऑफ म्यूजियम संग्रहालय मुंबई में रखा हुआ है नरगिस का पुष्प। इसके साथ एक नाम और आता है कलाकार मनोहर का। मनोहर की अगर बात होती है, मनोहर बसवन का पुत्र होता है, या शिकार चित्र बनाने में बहुत निपुण होता है, तो शिकार चित्र बहुत अच्छे से बना। जहांगीर के काल के एक बढ़िया चित्र मनोहर की बात हो रही है। मनोहर आप जानते हैं कि बसवन का पुत्र था, या शिकार चित्र बनाने में बहुत बढ़िया निपुण था। मनोहर ने मुगल चित्रों में भारतीय लक्षणों का समावेश बहुत अच्छे से किया और प्रमुख रूप से चित्रों में एक चश्म चेहरे की प्रधानता को दर्शाने का प्रयास मनोहर ने किया है। मनोहर के प्रमुख चित्रों की अगर बात होती है तो शेर का शिकार करते हुए जहांगीर, जो मास्को संग्रहालय में रखा हुआ है, शेर का शिकार करता हुआ जहांगीर, ऐसा दृश्य किसने बनाया, तो ये मनोहर के द्वारा ही बनाया जाता है। काला हिरण बहुत फेमस रचना है। काला हिरण ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा हुआ है, मनोहर के द्वारा बनाया गया है, तो ये भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आगे अगर बात करते हैं तो मनोहर के बाद विचित्र का नाम आता है। प्रमुख रूप से शाहजहाँ कालीन चित्रकार होते हैं विचित्र, और विचित्र के बारे में कहा जाता है यह भारतीय मूल का चित्रकार होता है, भारतीय मूल का चित्रकार था। विचित्र ने प्रथम बिंब चित्र चित्रित किया, जिसमें जो है जहांगीर हाथ में बिंब लिए हुए खड़े हैं। विचित्र के प्रमुख चित्रों की अगर बात होती है तो सबसे आप यही देखिए उपाख्यान देते हुए जहांगीर, ये जो है विचित्र की बहुत अच्छी रचना है। ये एक मुल्ला को उपाख्यान दे रहे हैं। ये आपके जहांगीर बाबा हैं, ये एक मुल्ला जी हैं बैठे हुए हैं, इनको जो है कुछ ज्ञान की बात समझा रहे हैं। इसी को कहा जाता है उपाख्यान देते हुए जहांगीर। विचित्र की रचना है, थोड़ी अच्छी रचनाओं में शुमार है, जो है मुगलकालीन रचनाओं में एक अच्छा नाम आता है इसके साथ। और आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। शाहजहाँ भूमंडल पे खड़ा हुआ है, ये रचना किसकी है, तो आप जानते हैं शाहजहाँ भूमंडल पे खड़ा हुआ है, ये भी रचना मूल रूप से विचित्र के द्वारा ही मेंटेन की जाती है। शाहजहाँ एक अमीर के साथ हैं, ये भी रचना विचित्र की है। शाहजहाँ प्रार्थना करते हुए हैं, विचित्र की है। जबकि गाँव की सड़क के किनारे गायक, वादक और देहाती की अगर बात होती है तो ये भी रचना विचित्र के द्वारा ही मेंटेन की जाती है। विशेष जो किया गया है उसमें कहा जा रहा है ये सभी चित्र शाहजहाँ काल में निर्मित होते हैं। शाहजहाँ के काल में से बनाए गए चित्र हैं, विचित्र के द्वारा बनाए गए हैं, याद रखना। और आगे बात करते हैं तो दौलत का नाम आता है। दौलत भी एक अच्छे कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। आप जानते हैं फारूक बेग के शिष्य होते हैं दौलत ने अपने मित्रों बिशनदास, गोवर्धन दास, अबुल हसन और मनोहर के साथ भी खूब ज़्यादा चित्रों को बनाने का कार्य किया है। दौलत के बाद जो नाम आता है वो शालीवाहन का नाम आता है। शालीवाहन की अगर बात करते हैं तो शालीवाहन तुझे के जहांगीरी में वर्णित कश्मीरी चित्रकार का, कश्मीरी चित्र शैली का पहला चित्रकार माना जाता है। मोहम्मद मुराद की बात होती है। अकबरकालीन चित्रकार नन्हा का भतीजा होता है कौन, मुराद। नन्हा को आपने देखा था कल अकबर के काल में हमने पढ़ा था, तो नन्हा का एक भतीजा होता है मुराद। ये अकबर के काल का बढ़िया चितेरा माना जाता था नन्हा, उसका भतीजा है मुराद। मुराद किसके काल का है, तो मुराद भी आपको याद रखना है कि जहांगीर के काल का बढ़िया चितेरा माना जाता है। जहांगीरकालीन चित्रों की जो विशेषताएं होती हैं उसमें क्या क्या पाई जाती हैं, तो जैसे आप देखेंगे जहांगीरकालीन चित्र ईरानी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो गई हैं, तो ईरानी प्रभाव यहाँ नहीं दिखाई देता है। दूसरा, चित्रों में पर्दाज यानी छाया प्रकाश का प्रयोग खूब ज़्यादा हुआ है। चित्रों में अत्यधिक यथार्थता का यानी यूरोपियन प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है। चेहरे प्रायः एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं। दृष्टिक परिच्छेद पे बहुत सुंदर और पलायन हुआ है। इस काल में स्वतंत्र रूप से लघु चित्रों का निर्माण हुआ, जिन्हें
मुरक्का या फिर एल्बम कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो जहांगीर काल के चित्रों में अलंकृत हांसिया, कैसे अलंकृत हांसिया में गोद की सहायता से सोने का वर्ण चिपकाया जाता था। जहांगीर काल में खिड़कियों पर पगड़ी का प्रयोग खूब अच्छे से हुआ है। जहांगीर ने काल्पनिक चित्रों का भी निर्माण करवाया था। उसके साथ चित्रों में आभा मंडल देखने की शुरुआत जो है जहांगीर के काल में ही होती है। शिकार के चित्रों में जो है बादशाह जहांगीर का अत्यधिक रुचि था, तो शिकार के चित्रों को खूब ज़्यादा बनवाने का काम भी जहांगीर के काल में हुआ है। जहांगीर कालीन प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं, तो जहांगीर के समय आने वाले प्रमुख विदेशियों में सर टॉमस रो होते हैं जो 1615 के आसपास आते हैं। कैप्टन हाकिंस आते हैं, ये भी जहांगीर के काल में आते हैं। टॉमस रो आते हैं, हाकिंस आते हैं, विलियम फ्रिंच आते हैं, जो है एडवर्ड टेरी आते हैं। ये सब प्रमुख विदेशी होते हैं जो जहांगीर के काल में आते हैं, उनके दरबार में आते हैं। ब्रिटिश चित्रकार हेल्डफील्ड ने जहांगीर का एक व्यक्ति चित्र जो है बनाया, तो किसके द्वारा बनाया जाता है? हेल्डफील्ड के द्वारा सभी बनाई जाती है जहांगीर की। मुगल सुंदरी चित्र संपूर्ण मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है, मुगल सुंदरी चित्र। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मनसाराम हिरण का चित्र मनोहर ने चित्रित किया है। किसका? मनसाराम हिरण का चित्र किसने बनाया? मनोहर के द्वारा बनाया जाता है। जहांगीर ने मनसाराम हिरण की समाधि तथा मूर्ति का भी निर्माण करवाया था। तो जहांगीर ने मनसाराम का क्या बनवाया? एक तो जो हिरण बनाए थे उसकी समाधि, और दूसरी मूर्ति की भी समाधि का निर्माण करवाया उसके द्वारा। जो है मनसाराम के द्वारा जो डाटा बनाया जाता है उस पर भी इन्होंने कार्य किया। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है जहांगीर ने लाहौर में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था, और उसके साथ इन भित्ति चित्रों में नूरपुर के राजा वासु सभासद के साथ चित्रण का कार्य भी होता है। तो लाहौर में भित्ति रचना किसने करवाई? जहांगीर के द्वारा करवाई जाती है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है लाहौर के भित्ति चित्रों। लाहौर के भित्ति चित्रों का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया जाता है? जहांगीर के काल में होता है। इन भित्तीय चित्रों में कहा जाता है कि नूरपुर के राजा वासु सभासद के साथ चित्रित किया गया है। तो इन भित्तीय रचनाओं में जो है वासु सभासद को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया, जो लाहौर का भित्ति चित्रण है। जहांगीर के काल का बढ़िया नमूना है, तो ये आपको याद रखना होगा कि जहांगीर के काल का यह डाटा माना जाता है। अगला पॉइंट जो आता है जहांगीर के काल की विशेषताओं में, वो कहा जाता है लाहौर के भित्ति चित्रण का जो कार्य होता है वो किसने किया? तो विलियम फिंच ने देखा। तो विलियम फिंच ने लाहौर के भित्ति चित्रों को थोड़ा सा सराहा है, यानी सराहा मतलब आप जानते हैं कि इसका जो है थोड़ा सा चरित्र चित्रण अच्छे से किया, वर्णन अच्छे से किया, इसके बारे में थोड़ा अच्छा ही लिखा है। जहांगीर ने मरते हुए इनायत खान का चित्रण भी करवाया था, और यहाँ का चित्र जो है वो बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में वर्तमान की डेट में रखा हुआ है। अगला पॉइंट आता है चिनार वृक्ष पे गिलहरियाँ। यह चित्र किसके कारक में है? तो गिलहरियों का चित्रण अबुल हसन के द्वारा किया जाता है। चिनार वृक्ष पे चित्रण है, आप जानते हैं चित्रण में मंसूर के द्वारा भी किया जाता है। तो चिनार वृक्ष पे गिलहरियाँ आप जानते हैं अबुल हसन की बहुत अच्छी रचना हो जाती है। अबुल हसन की बहुत अच्छी रचना आप जानते हैं, चाहे वो अबुल हसन के बारे में पूछा जाए तो नादिरुज्जमा की उपाधि पूछ ले, चाहे वो बैलगाड़ी पूछ ले, चाहे चिनार वृक्ष पे गिलहरी पूछ ले, चाहे वो जहांगीर का सपना पूछ ले, या फिर आप जानते हैं जहांगीर का सिंहासनारोहण पूछ ले। तो ये सब की सब रचनाएं जो है अबुल हसन के द्वारा मेंटेन की जाती है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या आएगा? तो जहांगीर का व्यक्ति चित्रण विचित्र के द्वारा ही चित्रित किया जाता है, याद रखना है आपको, जिसमें जहांगीर हाथ में फूल लिए हुए पकड़े हैं, फूल लिए हुए बैठे हैं जहांगीर। ऐसा दृश्य किसने बनाया? तो विचित्र के द्वारा बनाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है जहांगीर की पत्नी नूरजहां। नूरजहां का संबंध किससे है? तो चिकनकारी से है, जिसे हम लोग हस्तकला के रूप में जानते हैं। तो हस्तकला से संबंधित कौन है? तो वो जहांगीर की पत्नी है नूरजहां। ठीक है, नूरजहां। लखनऊ की भी चिकनकारी बहुत फेमस होती है, याद रखना। अगला पॉइंट आता है जहांगीर कालीन स्थापत्य। जहांगीर कालीन स्थापत्य की बात होती है तो जोधाबाई का मकबरा सिकंदरा आगरा में बनवाया जाता है, जहांगीर काल में ही बनवाया जाता है। उसके साथ जो है शीश महल और शालीमार बाग की अगर बात होती है, कश्मीर में शीश महल और शालीमार बाग किसने बनवाया? तो स्थापत्य कला का बढ़िया नमूना है, जहांगीर के काल में ही बनाया जाता है। उसके साथ निशांत बाग की अगर बात होती है, कश्मीर में बनाया जाता है, जहांगीर काल का है। दिलकुशा बाग की अगर बात होती है, लाहौर में बनाया गया, ये भी जहांगीर के काल में ही बहुत अच्छे से बनाया गया। और चश्मे नूर महल की अगर बात होती है तो चश्मे नूर महल भी अजमेर में बनाया जाता है। ये जहांगीर के काल की बहुत अच्छे स्थापत्य कला के नमूने माने जाते हैं। तो ये तो बात जो है जहांगीर के बारे में हो गई। अब जहांगीर के बाद आप जानते हैं इसका पुत्र आता है शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र आएगा औरंगजेब। तो पहले हम लोग शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। शाहजहां की अगर बात करते हैं मित्रों, तो इसका जो शासन होता है वो 1627 से 1658 ईस्वी तक होता है। शाहजहां का जो जन्म है वो 1592 ईस्वी में लाहौर में होता है, और शाहजहां ने 1628 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का प्रयास किया, और यमुना के किनारे शाहजहानाबाद नगर की नींव डाल दी। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में आगरे के किले के जो है सम्मुख बुर्ज में बंदी की अवस्था में होती है, और शाहजहां अपनी पीती जो उसकी बीवी है मुमताज़ की याद में जो है ताजमहल का निर्माण यमुना के किनारे
करवाया था। किस किनारे? दक्षिणी किनारे। दक्षिणी किनारे यमुना पे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। आपको याद रखना है शाहजहां के काल में ही स्थापत्य कला स्वर्ण काल पे पहुंचती है। हालांकि अब चित्रकारों की बात हो रही है तो शाहजहां के काल में ही अच्छे अच्छे चित्रे हैं, जिसमें मीर हासिम तथा फ़कीरुल्लाह खान शाहजहां काल के सबसे बढ़िया वाले चित्रकार माने जाते हैं। फ़कीरुल्लाह खान शाहजहां काल का सबसे प्रधान चित्रकार होता है। शाहजहां के समय फ़कीरुल्लाह खान, मोहम्मद नादिर, अनूप चित्तर और होनहार मीर हासिम और कुशल प्रख्यात व्यक्ति चित्रकार के रूप में सब जाने जाते हैं। जैसे फ़कीरुल्लाह हो, मोहम्मद नादिर हो, अनूप चित्तर हो या फिर फ़कीरुल्लाह खान हो, ये सब शाहजहां के काल के बढ़िया चित्रे माने जाते हैं। शाहजहां के समय में अनेक व्यक्ति चित्रों की रचना हुई जिसमें स्याही कलम में दर्शाने का प्रयास किया जाता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मुगल सरदार। मित्रों, जो रचना है मुगल सरदार चित्र जो है ये मीर हासिम द्वारा चित्रित है और यह चित्र वर्तमान में कहाँ पे है? यम डोमिट संग्रहालय पेरिस में है। तो मुगल सरदार का रचना वर्तमान समय में किस संग्रहालय में है? तो यम डोमिटी पेरिस संग्रहालय में रखा हुआ है। याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुगल सरदार रचना पूछी जा सकती है किस काल की है? शाहजहां काल की होती है। शाहजहां कालीन चित्रकारों की अगर बात होती है तो देखना 9 नाम है। मीर हाशिम है, अनूप चित्तर हैं, फ़कीरुल्लाह खान है, विचित्र हैं, होनहार है, मोहम्मद नादिर हैं, गोवर्धन है, कल्याणदास हैं और लालचंद है। इन 9 के 9 महत्वपूर्ण कलाकार जो शाहजहां के काल के होते हैं। बहुत सारे नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये जो है जहांगीर के काल में भी थे, शाहजहां के काल में भी लिखे हैं। तो आप याद रखना कि जो शासक हैं, शासक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि प्रजा भी एक साथ खत्म हो जाती है। तो राजा की मृत्यु के बाद जो प्रजा होती है या जो चित्रकार होते हैं वो अगले शासक, अगले राजकुमार के अंडर में आ ही जाते हैं। तो इसलिए जो है ऐसा नाम कभी कभी आ जाता है। शाहजहां कालीन चित्रों के अगर विषय की बात करते हैं तो आप देख लीजिएगा, ये चित्रकार अबुल हसन है, युवा शाहजहां को बनाए हैं। ये दृश्य देख लीजिए अच्छे से। वैभव संबंधी चित्रों की बात करते हैं, बहुत अच्छे से बनाया गया है। उसके साथ राजदूतों का चित्र जो है शाहजहां काल में बहुत बढ़िया बनाया गया। पूर्वजों और सम्मानित व्यक्तियों के चित्र भी जो है शाहजहां काल में बहुत बढ़िया बनाए गए। उसके साथ गोष्ठी के चित्र भी बहुत अच्छे से बनाए गए और युवतियों एवं बेगमों का जो चित्र होता है ये भी बहुत अच्छे से बनाया जाता है। ये शाहजहां काल की बात हो रही है। मित्रों, शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो सूफी नृत्य करते शाहजहां, सूफी नृत्य कर रहे हैं शाहजहां, ऐसे जो है चित्र बना लिया गया है और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में वर्तमान समय में रखा हुआ है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है संत कबीर और रैदास की बात हो, किसने बनाया है? फ़कीरुल्लाह खान के द्वारा बनाया जाता है। ये दोनों की दोनों रचनाएं जो हैं शाहजहां के काल की बढ़िया नमूने माने जाते हैं, बढ़िया रचना मानी जाती है। मुगल सरदार की बात होती है तो मीर हाशिम संग्रहालय में है, यम डोमेटी संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। उसके साथ जो है पवित्र गोष्ठी की बात हो तो वाराणसी के बानू सीताराम संग्रहालय में आज की डेट में आप पवित्र गोष्ठी को देख पाएंगे। पारसी राजदूत का दीवाने आम में स्वागत करता शाहजहां। तो पारसी दूत का या फारसी राजदूत का दीवाने आम में स्वागत करते शाहजहां कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में वर्तमान समय में आपको दिखाई दे जाएंगे। शाहजहां के काल का बढ़िया नमूना माना जाता है। अगला पॉइंट आता है यूरोपीय राजदूत का दीवाने खास में स्वागत करते शाहजहां। तो यूरोपीय राजदूत का भी दीवाने खास में स्वागत कर रहे हैं शाहजहां। ये भी नृत्य जो है या ये भी दृश्य जो है आपको कहाँ दिखाई देता है? ये शाहजहां के काल का बढ़िया नमूना माना जाता है, मुगल शैली में दिखाई देता है। यौन सुंदरियों के चित्र को भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया। उसके साथ जो है आपको दिखाना है कि युवराज दारा सिकोह का मुखाकृति यानी होनहार के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे है? एनसी मेहता संग्रहालय गुजरात में आपको युवा दारा सिकोह का मुखाकृति दिखाई दे जाएगा। शाहजहां काल का बढ़िया नमूना माना जाता है। वृद्ध फकीर की अगर बात होती है, भी रचना शाहजहां काल की है। और जो है आवपासी और गुलाबवासी आपवासी और गुलाबवासी की अगर बात होती है गोवर्धन के द्वारा बनाया जाता है। यह भी चित्र शाहजहां के काल का बढ़िया नमूना है। उसके साथ शाहजहां तख्ते ताउस पर बैठा हुआ है। शाहजहां तख्ते ताउस पर बैठा हुआ है, ऐसा रचना बैरन म्यूजियम रोथस्चाइल्ड संग्रहालय पेरिस में आज की डेट में आपको दिखाई दे जाएगा। ये सारी की सारी जो चित्रण रचनाएं हैं ये सब किस काल की हैं? तो ये सब शाहजहां के काल की प्रमुख चित्रों के रूप में जाने जाते हैं। ये तो बात शाहजहां काल के चित्रों की हो गई। उसके बाद इसके पांडुलिपियों की अगर बात होती है तो पांडुलिपियों के बारे में भी देख लेना। पांडुलिपि शाहजहां कालीन जो पांडुलिपि होती है मित्रों, इसमें पादशाहनामा की सबसे पहले बात होगी। पादशाहनामा 1656-57 ईस्वी में ब्रिटेन के बिम्बल्डन या बिम्बल शहर महल में संग्रहित है पादशाहनामा। गुलिस्ता की अगर बात होती है, गुलिस्ता पांडुलिपि जो है चेस्टी बेटी लाइब्रेरी में दिखाई देगी। ऐसे सदी का बूस्ता बात हो तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में दिखाई देगा। और जो सोजो गुंबद है ये 1630 ईस्वी में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के द्वारा बनाया जाता है। ये भी जो है शाहजहां कालीन अच्छी पांडुलिपियों में शुमार है। उसके साथ जफर खान का वनवसी जो है ये रचना किसकी है? तो शाहजहां काल के बढ़िया नमूने माने जाते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। पादशाहनामा शाहजहां कालीन पांडुलिपियों में सर्वोत्तम
उत्तम कृति के रूप में देखा जाता है। नहीं, सबसे बढ़िया वाला जो रचना है वो बादशाहनामा ही है, जो शाहजहाँ के काल का सबसे बढ़िया पांडुलिपि माना जाता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है जहांगीरकालीन चित्रों की विशेषताएं। क्या क्या आपको विशेषता दिखाई दे जाएंगी? तो दरबारी वैभव संबंधी चित्रों का जो है अधिक निर्माण हुआ है, दरबारी वैभव को दर्शाने का प्रयास किया गया। स्याह कलम का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, जो है शाहजहाँ काल में स्याह कलम सबसे बढ़िया प्रयोग किया गया। चौड़े हाशिए का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? शाहजहाँ काल में हुआ है। चमकदार रंगों के साथ साथ सोने और चांदी के रंगों का अत्यधिक प्रयोग क्या हुआ है? ये भी शाहजहाँ काल के चित्रों में हुआ है। आँखों को गोलार्ध दर्शाने के लिए इटली की छायांकन विधि का जो है प्रयोग किया गया। इटली की छायांकन विधि को क्या कहा जाता है? क्यूरास्क्योरो छायांकन विधि होती है। कहाँ की है? इटली की छायांकन विधि होती है। और छज्जेदार पगड़ी का प्रयोग, छज्जेदार पगड़ी का चित्रण कहाँ पे दिखाई देता है? शाहजहाँ के काल में दिखाई दे जाता है। याद रखना, ये सब चित्रों की विशेषताएं होती हैं शाहजहाँ के काल की। शाहजहाँ कालीन जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है मित्रों, उस पर आपको खास नजर रखनी है। जैसे शाहजहाँ के समय में युवतियों एवं बेगमों के चित्र कहाँ पे हैं? तो यौन सुंदरियाँ बहुतायत चित्र मिलते हैं। ये शाहजहाँ के काल में बढ़िया वाले नमूने माने जाते हैं। रंग महल तथा रति संबंधी दृश्यों पे अधिक चित्र कहाँ बनाए गए हैं? तो ये भी शाहजहाँ काल के हैं। शाहजहाँ के समय में यथार्थ के स्थान पे कल्पना की प्रधानता ज़्यादा रही है और इस समय चित्रों में मौलिकता की अपेक्षा नकल पर अधिक बल दिया गया, यानी नकल करके चित्रकारी ज़्यादा की गई है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है शाहजहाँ के काल में मुगल शैली का पतन आरंभ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये पूछा जाता है कि इस मुगल शासक के स्टार्टिंग में ही मुगल शैली का पतन स्टार्ट होता है। तो मुगल शैली का जो पतन स्टार्ट होता है वो शाहजहाँ काल में ही हो जाता है, क्योंकि शाहजहाँ जो है स्थापत्य कला की तरफ ज़्यादा उन्मुख रहते हैं, तो इसलिए जो है इसका पतन स्टार्ट हो जाता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है शाहजहाँ का किस मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग होता है? तो आप जानते हैं कि वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। शाहजहाँकालीन स्थापत्य क्या होता है? जैसे वास्तुकला में आप स्थापत्य देखें तो दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया, आगरा का ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया। मुशम्म बुर्ज आगरा की अगर बात करते हैं तो मुशम्मन बुर्ज आगरा भी शाहजहाँ के द्वारा बनाया जाता है। जबकि दीवाने आम दीवाने खास की अगर बात हो दिल्ली में स्थित है, दोनों के दोनों शाहजहाँ के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और अगर बात करते हैं तो तख्ते ताउस की बात होती है, मयूर सिंहासन की बात होती है, ये भी जो है शाहजहाँ के द्वारा बनाया जाता है। वास्तुकार वे बादल खां होते हैं किसके? तख्ते ताउस के। और शाहजहाँ ने इसे लाल किले में दीवाने आम में जो है रखा था और इस सिंहासन को नादिर शाह लौट करके ईरान लेके जाता है। किसे ले जाता है? तो तख्ते ताउस को ले जाता है, जिसे हम लोग मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हो गई शाहजहाँ की। शाहजहाँ का एक पुत्र होता है, आप जानते हैं, दारा शिकोह। दारा शिकोह थोड़ा धार्मिक व्यक्ति होता है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। दारा शिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र होता है, चित्रकला का प्रेमी शासक होता है। तो दारा शिकोह ने 40 चित्रों का एक मुरक्का कहा जाता है एल्बम को, उसने तैयार करवाया था। 40 चित्रों का मुरक्का किसने तैयार करवाया? तो मित्रों दारा शिकोह के द्वारा तैयार करवाया जाता है। दारा शिकोह किसका पुत्र होता है? तो इस शाहजहाँ का पुत्र होता है, आपको याद रखना होगा। और ये जो है औरंगजेब का भाई होता है। आगे चल करके औरंगजेब ही दारा शिकोह की हत्या करेगा और जो है गद्दे पे बैठेगा। और अगर आप 40 चित्रों का मुरक्का देखना चाहते हैं तो यह मुरक्का वर्तमान में इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में आपको दिखाई दे जाएगा, सुरक्षित रखा हुआ है। युवराज द्वारा शिकोह की मुखाकृति यानी सभी बनाने का जो काम होता है वो होनहार के द्वारा किया जाता है। तो होनहार ने युवराज का सभी बहुत अच्छे से बनाया है। दारा शिकोह से संबंधित चित्रों की अगर बात होती है तो नाइट हेरोइन पक्षी की अगर बात होती है इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में आपको मिल जाएगी। 2 बतखें जो हैं इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में दिखाई दे जाएंगे। दारा शिकोह की बारात की अगर बात होती है हाजी मदनी के द्वारा बनाया जाता है, ये भी मुगल शैली में जो है दारा शिकोह के टाइम का बढ़िया नमूना माना जाता है। जबकि दारा शिकोह घुड़सवार के रूप में दर्शाए गए हैं, तो ये भी दृश्य आपको यहीं दिखाई दे जाएगा। उपरोक्त सभी चित्र जो है शाहजहाँ कालीन होते हैं। तो याद रखना पिताजी के काल में ये सब डाटा इनके बन जाते हैं, जैसे दारा शिकोह का घुड़सवार हो या फिर दारा शिकोह की बारात हो या फिर 2 बतखें हो या फिर नाइट हीरोइन पक्षी हो, ये सब के सब जो दृश्य दिखाई देंगे ये शाहजहाँ काल के नमूने हैं। तो शाहजहाँ कालीन अगर पूछा जाए तो शाहजहाँ कालीन लगाना। अगर ये पूछे मूल रूप से रचना किसके समय होती है तो समय भी आपको यही लगाना होगा कि शाहजहाँ के काल के नमूने हैं, क्योंकि शाहजहाँ के ये ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, इसलिए इनका अधिकार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इनके नामों के आगे। और दूसरी बात है चित्रकला में प्रेम भी था इनका, तो इसलिए जो है चित्रकार इनसे प्रभावित हुए और इनसे जुड़े हुए रचनाएं खूब ज़्यादा बनाए। अगला नाम आता है, आप जानते हैं, मुगल शैली का बहुत कट्टर शासक औरंगजेब। औरंगजेब की अगर बात करते हैं 1658 में गद्दी पे बैठता है, 1707 तक ये शासन करता है। जन्म इसका 1618 में होता है, मृत्यु इसकी 1707 में होती है। औरंगजेब कट्टर शून्य मुसलमान था, उसने चित्रकला और संगीत कला दोनों पे जो है प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए इसके समय में बहुत कम चित्र भी आपको दिखाई दे जाएंगे। प्रमुख चित्रों की अगर बात होती है तो औरंगजेब का युवा काल में मुखाकृति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में आपको दिखाई दे जाएगा, ये भी औरंगजेब के काल का है। और औरंगजेब वृद्धावस्था में है, ये फिर रजा पोथी खाना आपको रामपुर में दिखाई दे जाएगा कि औरंगजेब वृद्धावस्था में बैठा हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है औरंगजेब सोने के
औरंगजेब सोने के तख्त पे हरी गद्दी पे बैठा हुआ दर्शाया गया है। ये कहाँ का दृश्य है? तो आपको याद रखना है कि औरंगजेब के कालीन का ये दृश्य माना जाता है। जबकि बीजापुर का घेरा अगर बात करें तो बीजापुर का घेरा किस काल का है? औरंगजेब काल का होता है। आप याद रखना, बीजापुर का घेरा भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है औरंगजेब के काल की। औरंगजेब गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करने के बाद ये दृश्य बनवाता है। देख लीजिए, गोलकुंडा पर विजय करने के बाद जो है औरंगजेब ये हैं, और ये इनकी सब बढ़िया चुरंगड़ी सेना दिखाई देती हैं। इसको जो है गोलकुंडा पे विजय के बाद का ये दृश्य बताया जाता है, जो औरंगजेब के काल का बताया जाता है। और आगे बात करते हैं तो औरंगजेब के काल में और क्या दृश्य दिखाई देता है। जैसे औरंगजेब स्वयं बीणा वादक था, एक कुशल सुलेखक भी था, तो ये लेख भी लिखता था, उसके साथ बीणा बहुत अच्छे से बजाता था। अच्छा, अकबर की बात होती है, क्या बजाते थे? अकबर की अगर बात होती है तो आप जानते हैं वो नगाड़ा बजाते थे, नगाड़ा बजाते थे अकबर। औरंगजेब बीणा बजाता था, बहुत बढ़िया से बजाता था। और जो है औरंगजेब को कलाद्रोही शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है कलाद्रोही शासक के रूप में कौन? तो औरंगजेब का नाम बहुत अच्छे से लिया भी जाता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि औरंगजेब ने अकबर के मकबरे पे बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। हाँ बिल्कुल, अकबर के मकबरे पे जो चित्र बने थे उसको औरंगजेब ने चूने से पुतवा दिया, साफ हो गया। औरंगजेब के चित्रों में जन्म से मृत्यु तक के सर्वाधिक चित्र प्राप्त आपको दिखाई दे जाएंगे। और अकबर के अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में बीबी के मकबरा के नाम से एक जो इमारत बनवाई, जिसे राबिया और दुर्रानी का मकबरा भी कहा जाता है। और कई लोग इसे जो है ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहते हैं। किसको? बीबी के मकबरे को। औरंगाबाद में स्थित है, याद रखना। किसके द्वारा बनवाया जाता है? औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया जाता है। बीबी का मकबरा को ताजमहल का जो है भद्दी नकल या फिर फूहड़ नकल भी कहा जाता है, याद रखना है। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। कलंदर अपने आप को किसने कहा था? तो आप जानते हैं कि जो है बाबर ने कहा था, जबकि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? वो जो है औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुल्लाबाद नामक शहर में, वर्तमान में रौजा में स्थित है। मुगल शैली का पतन, तो आप जानते हैं पतन, पूर्ण रूप में पतन की बात हो तो औरंगजेब के काल में ही मुगल शैली का पतन हो जाता है। मुगल शैली स्टार्ट किसके काल में होती है? अकबर के काल में होती है। आप जानते ही हैं कि अकबर शैली बहुत फेमस शैली होती है, जिसे हम लोग मुगल शैली के नाम से जानते हैं, और वहीं से शैली विस्तारित हो जाती है। ये तो बात हम लोग कर रहे थे औरंगजेब काल की। अब उसके बाद हम लोग ओवरऑल बात करेंगे मुगल शैली की विशेषताओं की, जैसे मुगल शैली में क्या क्या हुआ, कैसे धरातल मिले, कैसे बर्दाश्त की बात हुई, कैसे कार्य हुए, कैसे शासक आए, कैसे जो है श्रेष्ठ कलाकार हुए, कैसे जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हो। तो ऐसे मुगल शैली की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो देख लीजिएगा। व्यक्ति चित्रण, यानी सभी का जो है प्रभाव मुगल शैली में ही प्रमुख स्थान पे होता है। अधिकांशतः व्यक्ति चित्र एक चश्म चेहरे के बनाए जाते हैं मुगल शैली में। अकबर और जहांगीर का काल सर्वश्रेष्ठ सुलेखक जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। सर्वश्रेष्ठ सुलेखक कौन था? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। किसके काल का था? अकबर और जहांगीर दोनों के काल में दिखाई देता है। मुगल काल में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है। पहला तो कूफी लिपि, दूसरा जो है नक्श लिपि। पहला कूफी लिपि, दूसरा नक्श लिपि, तीसरा जो है नस्तालीख लिपि, और चौथा जो है सकस्त लिपि का प्रयोग जो है मुगल काल में किया गया। तो इस टाइप जो है 4 टाइप की जो है लिपि का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला पॉइंट आता है औरंगजेब के समय में प्रसिद्ध सुलिपिकार यानी लेखककार कौन था? तो जवाहर रकम जो है औरंगजेब के काल के बढ़िया वाले सुलिपिकार के रूप में जाने जाते हैं। मुगल कालीन सुलिपिकारों की अगर बात होती है तो आप जानते हैं बहुत सारे नाम आएंगे। ख्वाजा अबू समद सिराजी हों, मीर सैयद अली हों, बहुत सारे नाम आएंगे। जैसे मुगल कालीन सुलिपिकार में कौन कौन आता है? ख्वाजा अबू समद सिराजी आते हैं, हुमायूं के काल के हैं। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी आते हैं, अकबर और जहांगीर के काल के सबसे बढ़िया वाले सुलेखक होते हैं। मीर अब्दुल्ला आते हैं, जहांगीर के काल के बढ़िया हैं। अब्दुल रहीम खरवी की बात होती है, ये भी जहांगीर के काल के बढ़िया जो है सुलेखिकार हैं। उसके साथ अब्दुल रहीम खानखाना, ये जहांगीर के काल के बढ़िया वाले चित्रे माने जाते हैं। ये बढ़िया वाले क्या माने जाते हैं? तो ये सुलिपिकार माने जाते हैं। जबकि जवाहर रकम की अगर बात होती है तो औरंगजेब काल के सबसे बढ़िया वाले सुलिपिकार माने जाते हैं जवाहर रकम जी। बात हो 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे मीर हासिम का नाम आता है। मीर हासिम का जो संबंध है वो शाहजहां काल से होता है। तो ये जो है सातों सात मुगल सुलिपिकार अच्छे से याद रखना। सुलेखकों की उपलब्धियों की अगर बात होती है या फिर कौन कौन सी उपाधि किन्हें दिया गया है, तो ये याद रखना कौन सा शासक देता है और मूल रूप से क्या देता है। जैसे सुलेखक हैं ख्वाजा अबू समद सिराजी, इन्हें सीरी कलम की उपाधि हुमायूं ने दी थी, हुमायूं ने। जबकि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी की अगर बात होती है, जरी कलम की उपाधि इन्हें अकबर के द्वारा दी जाती है। मीर अब्दुल्ला की बात होती है तो नुक्सी कलम की उपाधि इन्हें जहांगीर ने दी है। जबकि अब्दुल रहीम जो है खीरवी की बात होती है तो आमरी कलम की उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा इन्हें दी जाती है। किसे? अब्दुल रहीम खीरवी को। अब्दुल रहीम खानखाना की अगर बात होती है तो रोशन कलम की उपाधि इन्हें दी जाती है। और किसके द्वारा दी जाती है? तो आप जानते हैं कि जहांगीर के द्वारा जो है रोशन कलम की उपाधि अब्दुल रहीम खानखाना को मिल जाती है। और आगे बात करते हैं तो मुगल कालीन अन्य उपाधियों की अगर बात हो तो बहुत सारे नाम और भी हैं। जैसे
आप देखना जगत गुरु की अगर बात होती है तो जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई, हरविजय सूरी के द्वारा दिया गया, और जो है हरविजय सूरी को दिया गया है और अकबर के द्वारा दिया जाता है। जबकि कविराज की अगर बात होती है तो बीरबल का नाम होता है कविराज, और जो है अकबर के द्वारा दिया जाता है। जबकि एतमादुद्दौला की उपाधि किसे दिया गया, तो आप जानते हैं मिर्जा गियास बेग को दिया जाता है, जहांगीर के काल के द्वारा दिया जाता है। नादिर उद जमा की बात हो, नादिर उद जमा की बात हो तो अबू हसन लगाना जहांगीर के द्वारा दिया जाता है। जबकि नादिर उल मुल्क की बात हो तो मीर सैयद अली के द्वारा पाया जाता है और जो है हुमायूं के द्वारा दिया जाता है। और आगे बात करते हैं सिरी कलम की। सिरी कलम अभी आपने देखा है कि सिरी कलम किसे कहा जाता है। सिरी कलम जो है अबू समद सिराजी को कहा जाता है। हुमायूं के द्वारा जो है दिया गया ये एक बढ़िया वाला सम्मान होता है, उपाधि होती है। शाह बुलंद इकबाल की अगर बात हो तो शाह बुलंद इकबाल जो है दारा शिकोह को कहा जाता है। दारा शिकोह वही जो औरंगजेब का भाई होता है। तो इसको शाहजहां के द्वारा जो है शाह बुलंद इकबाल की जो है उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी दारा शिकोह को। गुण समुद्र की बात होती है, गुण समुद्र की उपाधि किसे दिया गया, तो लाल खान को दिया गया, शाहजहां के द्वारा दिया जाता है। नादिर उल अस्र की बात होती है तो मंसूर को दिया जाता है, जहांगीर के द्वारा जो है नादिर उल अस्र से सम्मानित किया जाता है मंसूर को। जबकि कंठाभरण वाणी विलास की अगर बात होती है तानसेन को कहा जाता है, अकबर के द्वारा दिया जाता है। आप जानते हैं अकबर के काल का बहुत अच्छा संगीतज्ञ था तानसेन रामधनु पांडे, तो इस पे भी इन्हें जो है मिल चुका है उपाधि। अब बात करते हैं मुगल काल के चित्रण धरातल की। तो आप जानते हैं 5 प्रकार के धरातल यहाँ प्रयोग किए जाते थे। जैसे आप देखें कपड़ा पे होता था, भित्ति पे होता था, कागज पे होता था, हाथीदांत पे होता था और वसली पे होता था। इस 5 टाइप के जो है भित्तीय रचनाओं को काम करने का प्रयोग किया गया, यानी 5 प्रकार के धरातल मुगल काल में प्रयोग किए जाते हैं। और बात करते हैं कागज की। तो मुगल काल में समरकंद से आने वाला जो सुल्तानी कागज था वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सुल्तानी कागज कहाँ से आता था, समरकंद से आता था। दौलताबादी कागज कहाँ से आता था, दौलताबाद से आता था, ये भी मुगल काल में यूज हुआ है। जबकि खटाई कागज की बात होती है तो खटा नगर उत्तरी चीन से आता था, ये खटाई कागज। जबकि आदिल शाह कागज की बात होती है तो बीजापुर से आया करता था, मुगल काल में ये प्रयोग होता था। और आगे अगर बात करते हैं हरीरी कागज की बात होती है, रेशमी कागज के रूप में जाना जाता है, इसमें भी मुगल शैली में खूब ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जबकि सियालकोटी कागज की बात होती है तो पंजाब से आया करता था सियालकोटी कागज, ये भी मुगल शैली में अच्छे से प्रयोग किया गया है। निजाम शाही कागज की बात करते हैं तो आप जानते हैं निजामों का शहर जो है गोलकुंडा है, तो गोलकुंडा से आया करता था। जबकि गैनी कागज की बात होती है तो तबरेज में बनाया गया पीला कागज जो है गैनी कागज के रूप में जाना जाता है और ये भी मुगल शैली में खूब ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि महाजल कागज की बात होती है तो कालपी में बना कागज होता है, कालपी में बना कागज होता है, ये भी मुगल शैली में खूब ज़्यादा प्रयोग हुआ है। उसके साथ नुख्यार कागज की बात होती है तो पानी लगा हुआ कागज होता है, सियोलकोटी कागज के रूप में ये दिखाई देता है नुख्यार कागज, जो मुगल शैली में बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। ईरानी कागज की अगर बात होती है तो ईरानी कागज जो है ईरान से आता था और जो है बांस से बनी बांसी कागज की अगर बात होती है तो ये भी मुगल शैली में बखूबी प्रयोग किया गया है। टाट से बने तुलोट कागज का प्रयोग कहाँ किया गया, तो मुगल शैली में बहुत अच्छे से किया गया है। अब कागज के बाद हम लोग कपड़े की बात कर लेते हैं। तो कपड़ा जैसे आप देखते होंगे हमजानामा का चित्र किस पे हुआ है, तो हमजानामा का चित्र सूती कपड़े पे इसलिए बनाया गया है। और आगे बात करते हैं तो मुगल शैली कहा जा रहा है, मुगल शैली में कुछ चित्र जो है रेशमी कपड़े पे ही बनाए गए हैं, तो रेशमी चित्रों पे भी जो है चित्रण का कार्य हुआ है। इसलिए धरातल आप जानते हैं कि कपड़ा भी है, कागज भी है, वसली भी है, भित्ति भी है, हाथीदांत भी है। तो बात कपड़े की हो गई। उसके बाद हम लोग भित्तीय चित्रण के बारे में भी देख लेते हैं। भित्तीय रचना कैसे होती है, तो मुगल शैली में सर्वश्रेष्ठ भित्तीय चित्रण की जो जानकारी है वो अकबर के समय में ही प्राप्त हो जाती है। भित्तीय रचना सबसे बढ़िया वाली अकबर के समय दिखाई दे जाती है। मुगल कालीन भित्ति कैसी है, तो इटली की देन मानी जाती है कि इटली की देन है मुगल कालीन भित्तीय रचना। और आगे बात करते हैं तो कहा जाता है अकबर ने अरब की सराय और फतेहपुर सीकरी में भित्तीय चित्रण के कार्य बहुत अच्छे से करवाए थे। तो अरब की सराय और फतेहपुर सीकरी में भित्तीय रचना किसने बनवाई, तो अकबर के द्वारा बनाई जाती है, बढ़िया रचना मानी जाती है। जहांगीर ने लाहौर में भित्तीय चित्रण का निर्माण करवाया था, किसने, जहांगीर के द्वारा करवाया जाता है। जबकि हाथीदांत की अगर बात होती है तो आप जानते हैं हाथीदांत एक धरातल होता है और इसमें कहा जाता है कि सर्वाधिक प्रचलन यूरोप की नकल पे जहांगीर के समय में शाहजहां के समय होता है। तो जहांगीर और शाहजहां के समय हाथी दांतों पे चित्रण खूब ज्यादा हुआ है। तो शाहजहां और जहांगीर दोनों का नाम याद रखना, हाथी दांतों पे चित्रकारी वहीं के समय में सबसे ज्यादा हुई है। और बात करें वसली आप जानते हैं 4-5 पेपर आपस में मिला दो वही हो जाता है वसली। तो वसली के लिए कहा जाता है कागज की 3-4 परतों को चिपका करके वसली तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के लिए वसली हार कहा जाता था। तो इसको जो तैयार करते थे वसली हार कहा जाता था। और वसली पे भी चित्रकारी कागज शैली जो है मुगल शैली में खूब ज्यादा हुई है। वसली पे चित्रांकन की बात होती है तो टिपाई प्रारंभिक रेखांकन होता है, सच्ची टिपाई अंतिम रेखांकन होता है, रंग भेजी चित्रों में रंग भरना होता है। और जबकि गदकारी की अगर बात होती है तो गदकारी जो है वसली को घिसना होता है, वसली को घिसना जो है
या घुटाई करना गदकारी होता है। और खुलाई करना क्या होता है? फिनिशिंग होता है। वसली पे अगर आपने चित्र बनाया है तो उसे खुलाई कहा जाता है, खुलाई, और खुलाई जो है फिनिशिंग होता है फाइनली। वसली को मुरक्का एल्बम में लगाने की जो जल्दसाजी होता है वो भी कहा जाता है। तो मुरक्का, वसली को मुरक्का यानी एल्बम में लगाने की जल्दसाजी भी कहा जाता है, जो बाहर होता है, एकदम बाहर। मुगल शैली में रंग कौन कौन से प्रयोग हुए? तो आप जानते हैं मित्रों, जो मुगल शैली है उसमें 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया गया। एक तो वानस्पतिक रंग खूब प्रयोग हुआ है, दूसरा जो खनिज रंग है वो प्रयोग हुआ, और तीसरा जो है रासायनिक रंगों का प्रयोग हुआ है। अगर बात करते हैं मुगल शैली की, तो वानस्पतिक रंगों में कौन कौन सा आता है? आप जानते हैं इसमें काला कागज, सरसों की तेल से भरे दीपक में कपूर जला करके कागज जो है काजल बनाया जाता था, उसमें जो है काम हुआ है। महावर जला करके लाख से तैयार किया गया रंग होता था, वो वनस्पतिक रंग है। नील के साथ अगर बात करते हैं तो नीले पौधे के रस से तैयार किया गया रंग वनस्पतिक रंग होता था, इसका भी प्रयोग हुआ है। और पीला रंग की अगर बात करते हैं तो नकली प्योड़ी तथा ढाक आदि के फूलों के रस से जो है ये पीला रंग तैयार होता था। ये वानस्पतिक रंगों की श्रेणी में आता है और ये जो है मुगल शैली में प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं खनिज रंगों की। तो खनिज रंगों में मित्रों जो है 4-5 टाइप के रंग हैं, जैसे हिरोंजी की बात होती है, लेपिस लाजुरी की बात होती है, लाजवर्द की बात होती है और सफ़ेद खड़िया की बात होती है। तो ये चारों रंग जो है खनिज रंगों में होते हैं और ये जो है मुगल शैली में अच्छे से प्रयोग किए गए हैं। जबकि रासायनिक रंगों की बात होती है तो आप जानते हैं मित्रों की जो रासायनिक रंग हैं इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, जिसमें आप देखेंगे सफ़ेद, तो ये जस्ते को जला करके सफ़ेद रंग प्रयोग किया जाता था, यह रासायनिक रंग होता है, मुगल शैली में प्रयोग किया जाता है। जबकि लाल सिंदूरी रंग की बात होती है तो पारा को भस्म करके प्राप्त किया जाता है लाल सिंदूरी रंग। हिंगुल की अगर बात होती है तो संगरफ रंग को जो है हिंगुल रंग के रूप में जाना जाता है। जबकि पीला या प्योढ़ी की बात हो तो गाय के मूत्र से बनाया जाता था पीला रंग, जो रासायनिक रंगों के रूप में आता है और जो है मुगल शैली में बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। तो ये तो बात हो गई मुगल शैली में रंगों की। उसके बाद मुगलकालीन पर्दाज की बात कर लेते हैं। मुगलकालीन पर्दाज की बात कर लेते हैं। पर्दाज कई टाइप के होते हैं, जैसे आप देखें मिश्रित, जाली, दाना, धुआं, बहुत टाइप के। तो जैसे जालीदार पर्दाज क्या है? यह परस्पर काटती रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता था, जालीदार पर्दाज। जबकि मिश्रित पर्दाज की अगर बात होती है तो सभी पर्दाजों का मिश्रण कर दिया जाता था, तो ये मिश्रित पर्दाज हो जाता था। जबकि दाना पर्दाज की क्या बात होती है तो बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता जो है पर्दाज है वो आपका दाना पर्दाज हो जाता था। और धुआंधार पर्दाज की अगर बात करते हैं तो धुआंधार पर्दाज जो होता था वो रेखा और बिंदुओं के द्वारा प्रयोग किया जाता था, वो आपका धुआंधार पर्दाज हो जाता था। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों की एक पर्दाज क्या है? एक वाल को स्पष्टता से गोलाई युक्त दर्शाया जाता था, वो है आपका एक पर्दाज। जबकि खत पर्दाज की अगर बात हो, खज तो खत जो है सिर्फ एक रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया जो पर्दाज था वो आपका खत पर्दाज कहलाता था। तो ये तो मुगल शैली के पर्दाज की बात हो गई। मुगल शैली के पर्दाज के बाद जो है वर्तिका का नाम लिया जाएगा। वर्तिका मतलब होता है ब्रश आपने कैसे प्रयोग किया है, आइए उस पर अगर बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है वर्तिका। मुगल काल में जो वर्तिका है यानी ब्रश है वो गिलहरी, ऊंट, बकरा और फारसी बिल्लियों के जो बाल हैं उससे बनाया जाता था वर्तिका यानी ब्रश। किसके? गिलहरी, ऊंट, बकरा, फारसी, इससे जो है इनके बालों को लिया जाता था, उससे जो है इसका ब्रश तैयार किया जाता था। मुगल काल में जो ब्रश प्रयोग किया गया गिलहरी के बालों में बनी तुलिका से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इसकी तुलिका में कार्य करने वाले को कलम करतार कहा जाता था। तो गिलहरी के बालों से बना हुआ जो ब्रश था यानी जो वर्तिका थी उसको क्या कहा जाता था? कलम करतार कहा जाता था। ये तो बात वर्तिका की हो गई। अब कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर लें जो मुगल कालीन हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें एकदम दिमाग में बिठा के ही रखना होगा, काम करना होगा। जैसे मुगल कला में सर्वाधिक चित्रण व्यक्ति चित्रण यानी सभी का हुआ है, किसके काल में हुआ है? तो याद रखना सबसे बढ़िया चित्रण की अगर बात हो तब तो आपको जहांगीर लगाना होगा, लेकिन जब ये आप पूछे व्यक्ति चित्रण स्टार्ट होता है तो अकबर के काल में स्टार्ट होता है। ऐसे मुगल कला में हाथियों का अंकन अजंता के समान दिखाई देता है। और आगे बात करते हैं तो मुगल काल में रात्रि दृश्यों का अभाव दिखाई देता है, यानी रात्रि वाला दृश्य बहुत कम दिखाया गया है, बनाया गया है। मुगलिया कलाकार शरीर के अनुपात में केड़े शब्द का प्रयोग करते थे शरीर के रेशियो के लिए यानी अनुपात के लिए। चित्रकला की मुगल कला को भारतीय लघु चित्रकला की ऋण कहा जाता है। तो चित्रकला में जो मुगलिया काल है इसमें भारतीय लघु चित्रकला की ऋण की हेड कहा जाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। हुमायूं अपने प्रवास काल के समय अपने साथ क्या रखता था? तो हुमायूं आप जानते हैं कि अकबर का जो है पिताजी हैं हुमायूं, और हुमायूं अपने समय क्या रखते थे? प्रवास के समय पुस्तक रखते थे, पुस्तक जो है पढ़ते थे। हुमायूं ने ही कबूतर के पंखों को कटवा के चित्रकारी करवाई थी, याद रखना। मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू शम्स सिराजी दोनों जो है अच्छे चित्रकार होते हैं हुमायूं के समय के। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि मुगल काल भारत का द्वितीय स्वर्ण काल होता है।
इससे पहले गुप्तकाल हो चुका है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है मुगलों की जो है दरबारी भाषा क्या होती है। तो मित्रों मुगलों की जो दरबारी भाषा होती है फारसी होती है। आप जानते हैं बाबरनामा जो लिखा जाता है बाबर के द्वारा वो तुर्की भाषा में लिखा जाता है, जबकि अन्य सभी नामा, चाहे अकबरनामा हो, चाहे वो जहांगीरनामा हो, कोई भी नामा हो आपको जो दिखाई दे रहा हो, सब के सब फारसी भाषा में लिखे जाते हैं। मुगल काल में एक चश्म चेहरे की प्रधानता होती है, आप जानते हैं, परंतु बादशाह अकबर का एक छवि है जो पौने 2 चश्म चेहरे में बनाया गया है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। अगला पॉइंट, अकबर की चित्रशाला में अधिकांश थे तो क्या थे? अकबर की चित्रशाला में सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकार थे जिनकी संख्या लगभग 13 हुआ करती थी। अकबरनामा के अकॉर्डिंग 13 हिंदू और 4 मुसलमान शासक हुआ करते थे। 13 में जो है ये 6 गुजराती चित्रकार भी हुआ करते थे, ये भी आपको याद रखना होगा। टोटल जो अकबर के काल में चित्रकार थे वो लगभग 100 हुआ करते थे। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है जहांगीर मुगल शासक में सबसे बड़ा कला। तो जहांगीर कालीन मुगल शासकों में सबसे बड़ा कला पारखी शासक कौन था? तो आपको याद रखना होगा कि जहांगीर ही सबसे बढ़िया वाला कला पारखी शासक होता था। अगर एक चित्र को 4-5 लोग मिलकर बनाए तो जहांगीर ये बता सकता था कौन सा पार्ट किसने बनाया है, किस कलाकार ने बनाया है। और आगे अगर बात करते हैं, कहा जाता है लिपि लेखन। लिपि लेखन में मीर सैयद अली सुलेखक भी रहा है। मुगल काल का प्रसिद्ध सुलेखक अबू समद सिराजी था। मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? अबुल हसन था। अगर बात करते हैं शासक और सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की तो बहुत सारे नाम आएंगे, जिसमें अगर अकबर की नाम आए तो बसावन को लगाना। सबसे बढ़िया वाले चित्रकार कौन होते हैं? बसावन होते हैं। जहांगीर की अगर बात आती है अबुल हसन होते हैं, और जो है शाहजहां की अगर बात आती है तो फ़कीरुल्लाह खान को नाम आप अच्छे से लगाना। ये सबसे बढ़िया कलाकार हैं। जैसे अकबर के समय में बसावन है, ऐसे जहांगीर के समय में अबुल हसन है, ऐसे जो है शाहजहां के काल में या जो है फ़कीरुल्लाह खान होते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, शासक हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे मुगल चित्रकला की नींव की अगर बात हो तो आप हुमायूं का नाम लगाते हैं। मुगल कला की नींव किसने रखी? मुगल कला की नींव अगर पूछा जाए तो हुमायूं लगाना। मुगल शैली की स्थापना किसने की? तो अकबर लगाना। मुगल कला और साहित्य का स्वर्ण युग किसका होता है? तब अकबर लगाना लगेगी। जबकि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसका है? तब जहांगीर आपको लगाना है। शब्दों को समझना, शब्दों को पकड़ने के बाद ही आप काम करना। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग है जहांगीर का, जबकि मुगल कला और साहित्य का स्वर्ण युग किसका है? अकबर का है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका होता है? मित्रों जो स्थापत्य कला है वो शाहजहां के काल में जाएगा, जबकि मुगल स्थापत्य कला का संस्थापक यानी जन्मदाता कौन होता है? तो स्थापत्य जो है वो जिसने मुगल वंश एस्टेब्लिश किया यानी बाबर को जाएगा। उसके साथ मुगल शैली का पतन, तो मुगल शैली का जो पतन होता है मित्रों शाहजहां के समय होता है, जबकि मुगल शैली स्टार्ट तो अकबर के काल में स्टार्ट हो जाती है, अकबर के काल में। आगे बात करते हैं मुगल शैली का पतन, तो औरंगजेब के काल में। मुगल शैली के पतन का प्रारंभ अगर पूछा जाए तो शाहजहां लगाना। अगर पतन पूछ लिया जाए पूर्ण रूप में पतन, तब आपको क्या लगाना होगा? औरंगजेब लगाना होगा। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात करें मुगल शैली के पतन की, उसके साथ पैतृक गृह की, तो मुगल कला का पैतृक गृह जो होता है मित्रों वो हिरात होता है यानी ईरान होता है। और मुगल शैली में चित्रित पहला पांडुलिपि कौन सा होता है? तो हमजानामा होता है। हमजानामा जो अकबर के काल में बढ़िया से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल जो आपको डाटा दर्शाया गया जिसमें मुगल शैली के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी गई वो समझ में आया होगा। आपके सिलेबस में तो 4 नाम हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब मुगल शैली में, लेकिन आपको पढ़ाया सब कुछ गया है जिसमें बाबर से स्टार्ट होता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक का डाटा आपको पढ़ाया गया। हर एक पॉइंट्स पे अच्छे से बात की गई और जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बात जरूर हुई है। हमें उम्मीद है आप लोग 148 फतेह करके अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे, अपना सपना साकार करेंगे। हमारा भी एक सपना है, उसे भी आप साकार करेंगे और निश्चित रूप से आप लोग सेलेक्ट होंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट।